कल रात को मैं धुरंधर फिल्म देख आया। बहुत आप लोगों ने कई बार कहा था कि धुरंधर देख लो, धुरंधर देख लो, धुरंधर देख लो। मैं खुद देखना भी चाहता था, फिर मुझे लगा ऐसा ना हो चली जाए। 4 साढ़े 4 घंटे का इन्वेस्टमेंट था, देखा है मैं। मेरा अपना जो आकलन है धुरंधर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऑफ कोर्स इट वाज अ वंडरफुल मूवी, बहुत आनंद आया, मजा आया। लेकिन कुछ चीजें जान लें। जैसे लियारी की जिस गैंग वॉर की बात हो रही है, इसका पहले आप टाइम फ्रेम समझ रहे हैं। किस युग किस काल की बात हो रही है। ये मोटा मोटा 2000 के मध्य से, मान लीजिए 2008 से लेकर 2015 तक 7-8 साल का खेल है। ये सात जितना कुछ हुआ सब इसी बीच हुआ है। 2008 से इस तरह देखें कि रहमान डकैत की जो हत्या हुई 2009 में हुई। उसके बाद उजैर बलोच जो गिरफ्तार हुआ इंटरपोल से, वो दुबई में, वो गिरफ्तार हुआ 2014 में। अभी उसको 2020 में 12 साल की सजा हो गई, 2032 तक तो वो अंदर है। एसपी जो ये खान, जो असलम खान, इसकी हत्या हुई 2014 में। अरशद पप्पू की हत्या की थी इन लोगों ने, उजैन बलोच ने, 2013 में। और इसका सर्वर काट के फुटबॉल और बॉल खेलने का जो सीन है एकदम रियल है, सब एवरीथिंग इज रियल। बल्कि जो चीज नहीं दिखाई कि अरशद पप्पू को तो जब मारा था तो उसकी लाश को जलाकर गटर में बहा दिया था रात को। क्योंकि इस्लाम में जल के मरने को बहुत बुरा माना जाता है। माना जाता है कि जहन्नम की आग होगी, तो उसको मारने के और काटने के बाद, उसके सर से फुटबॉल खेलने के बाद उसको जलाकर गटर में बहा दिया गया था। तो ये जो बात हो रही है, ये मोटी मोटी आप मान के चलें कि तकरीबन 17-18 साल पहले की बात हो रही है। लेकिन ये जो आप लियारी का गैंग वॉर देख रहे हैं, ये इस तरह समझें कि बहुत कम समय के लिए और बहुत छोटा गैंग वॉर था। बेसिकली पठान वर्सेस बलोच था। भाई अरशद पप्पू पठान था, ये एसपी असलम खान पठान था, और दूसरी तरफ रहमान डकैत और उजैन बलोच, ये सब बलोच आप जानते ही हैं। और ये आज के बारे में नहीं, ये जमाने से अभी तक देख रहे हैं। बीएलए चल रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान मतलब पंजाब, पाकिस्तान मतलब लाहौर, पाकिस्तान मतलब रावलपिंडी। तो आप इस तरह समझें कि आज भी इन लोग बलोच के साथ ये उठा उठा के, इनके बच्चों को उठा के मार के डंप कर देना, सब चल रहा है। और इसीलिए बलोच लिबरेशन अभी लड़ रही। तो पठान और बलोच का ये संघर्ष था। लेकिन साहब जो ओरिजिनल संघर्ष था, जो हम लोग स्कूल के दिनों में पढ़ा करते थे, और उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, और जो 90 के दशक में भी नजर आया, वो जो था वो साहब एमक्यूएम का था। एमक्यूएम एक पार्टी थी, बाद में उसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहा गया, लेकिन पहले उसका नाम था मुहाजिर कौमी मूवमेंट। और इसको चलाने वाले थे अल्ताफ मियाँ। ये आगरा में, इनके पिताजी मुझे शायद रेलवे में काम करते थे। तो आगरा, इनके दादा जो थे आगरा की मस्जिद के ग्रैंड मुफ्ती थे। तो इनके ये लोग गए थे वहां पे कराची। एक्चुअली यहाँ से जितने लोग गए, जो लोग 1947 से 1967 तक 20 साल तक लोग गए, तो जो लोग गए तो उनको मुहाजिर कहा गया। और ये मुहाजिर को बड़े डेरिवेटरी, बहुत ही अपमानजनक तरीके से कहा गया। तो ये जो मुहाजिर थे, इन सब कराची में बसे थे, और इनको लगता था कि साहब पाकिस्तान बनाया तो हम ही ने। जहां ओरिजिनल पंजाब है वहां क्या वोटिंग हुई? जो वोटिंग हुई अलीगढ़ से लेके इलाहाबाद तक। तो कहा बनाया बिहार में हुई, तो जो बनाया हमने, और हमको हमारे मुल्क में मुहाजिर कह के बेइज्जत करते। तो इसने, अल्ताफ हुसैन ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था मुहाजिर कौमी मूवमेंट। अल्ताफ हुसैन को आपने देखा होगा, आपको थोड़ा मुझे लगता है सेनाइल हो गया है, उठपटांग गाने वाने गाता है आके। लेकिन एक जमाने में तो साहब उसका एकदम, जिसे कहना चाहिए, सिक्का चलता था कराची में। और वो, ये तो केवल लियारी में नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो लियारी है, ये जो है, इसको आप बलोच पठान का जो ये चल रहा है, ये वेस्ट और साउथ वेस्ट कराची है। जबकि जो मुहाजिर मूवमेंट चल रहा था वो सेंट्रल और ईस्ट कराची से चल रहा था। लेकिन पूरे कराची में अल्ताफ हुसैन का कब्जा था। मैं आपको अल्ताफ हुसैन की फोटो दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगा, आप सबने इनको देखा होगा। अभी मुझे लगता है कुछ सेनाइल हो गए हैं, 75 साल के हो गए हैं, तो उठपटांग गाने वाने गाते रहते हैं, पागल जैसी बात करते रहते हैं। लेकिन साहब इसका वो जलजला था जिसके आगे क्या रहमान डकैत, क्या उजैर बलोच, सब। अब पूरे कराची में इस बंदे ने लाखों हत्याएं की। और
इसकी जो फोर्सेस, बाद में भाग गया था, ये इंग्लैंड चला गया था और इंग्लैंड से ये मोबाइल से वो करता था, तकरीर करता था। फोन, मोबाइल तो तब नहीं था, फोन से तकरीर करता था और इसके भाषणों को लाउड स्पीकर पे कराची में सुना जाता था। तो दैट वाज वन टाइम जब हम लोग वो वर्ल्ड दिस वीक वगैरह में या फिर दुनिया के अलग अलग जो हिस्सों का थोड़ा बहुत देखने को मिलता था और पढ़ने को मिलता था, स्कूल में देखते थे। फिर 90 के दशक में बहुत कुछ बदल गया, नजर आने लगा। तो साहब कराची पे इसकी हुकूमत चलती थी। अब बात हो रही है कि साहब वो जो जमील जमाली का जो कैरेक्टर है उसको बताया जा रहा है कि किससे, एक नबील गबोल से मिलता जुलता बताया जा रहा है। और नबील गबोल एक पॉलिटिशियन है। वो पहले उन्होंने कह दिया कि पहले पार्ट में उन्होंने कह दिया कि भैया हमारे ऊपर कैरेक्टर है तो हमको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और फिर इस बार जब जमील जमाली के कैरेक्टर रॉ से मिलता जो नजर आया तो उन्होंने कह दिया हमारे ऊपर है नहीं, हम तो मुकदमा करेंगे, हम तो दूसरी फिल्म बनाएंगे वगैरह वगैरह। मेरा अपना मानना है कि जो जो ये जमील जमाली का कैरेक्टर है ये अल्ताफ हुसैन पे बेस्ड है। मैं बहुत ऑनेस्टली इसको फील करता हूं कि देखिए वो शक्लें भी देख लें आप। दूसरी बात देखें, अल्ताफ हुसैन की भी एक लड़की, उस लड़की के बारे में किसी को नहीं पता कहां गई। अब बीच में उसकी काफी चर्चा होने लगी कि वो कराची आ रही चुनाव लड़ने, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके अलावा कुछ नहीं पता। कोई उससे मिल नहीं सकता, कोई उसको देख नहीं सकता। बीच में काफी चर्चा थी। उसका नाम था, इसकी बेटी का नाम, अल्ताफ हुसैन की बिटिया का नाम था माहीन गबोल। तो ये इसके बारे में काफी चर्चा थी कि कराची आ रही है। और जो ये नबील गबोल जो है उनकी लड़की का नाम, जो येलिना की जो भूमिका है वो सॉरी, अल्ताफ हुसैन की बिटिया का नाम है आफजा अल्ताफ। शी इज द कैरेक्टर जिसपे मुझे लगता है कि येलिना का कैरेक्टर बेस किया गया है। और माहीन गबोल जो है वो इनकी नबील गबोल की लड़की हैं। तो एज ग्रुप दोनों का एक ही नजर आता है। देखिए ये है आफजा अल्ताफ, इसके बारे में कहीं कोई कुछ जानता नहीं। और ये जो है ये नबील गबोल की लड़की हैं। तो इन दोनों के बारे में हकीकत है कि कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अल्ताफ, ये आप जानते हैं येलिना है, अल्ताफ हुसैन वो आदमी था जिसने अपनी जिंदगी में एक बलोच लड़की से शादी की थी। आपको याद है ना, इसमें धुरंधर एक बलोच लड़की शादी, तो उसने एक बलोच लड़की से शादी की थी और उसके बाद उससे शादी करके एक बेटी पैदा करके डिवोर्स कर दिया था। तो मुझे लगता है सारी स्टोरीज को मिक्सअप करके इन्होंने और खास तौर से जो टाइम फ्रेम है इसका, जो समय काल इसमें दिखाया है, वो समय काल मुझको, इन्होंने लियारी का गैंग वॉर जरूर लिया है लेकिन ये समय काल मुझे 80 के दशक का ज्यादा नजर आता है। और ये वो समय था कि जब तुरंत अजीत दवाल लौटे थे पाकिस्तान से। ये वो समय था जब शुरुआत में ये आर्यन काव जो हैं रॉ चला रहे थे। तो मुझे लगता है कि कुछ स्टोरीज, कुछ कैरेक्टर्स वहां से उठा लिए, कुछ यहाँ से उठा लिए और उन्होंने मिलाकर एक कॉकटेल। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी सारी स्टोरीज रियल है। बस बात इतनी ना कि किसी का टाइम बदल दिया, किसी का नाम बदल दिया, किसी का प्लेस बदल दिया, किसी को मिक्स कर दिया। लेकिन एक बात आप मान लें कि जितना कुछ मैंने कराची के गैंग वॉर्स के बारे में देखा, पढ़ा और जाना है, चाहे वो कराची का गैंग वॉर हो, चाहे वो लियारी का गैंग वॉर हो, ये मान लीजिए कुछ भी एग्जैजरेटेड नहीं है बल्कि कम है। पाकिस्तान में तो ये सर काट के फुटबॉल खेलना कोई बहुत मामूली बात है। ये मुझे याद है टीटीपी वालों ने पाकिस्तानी फौजियों के सर, एक नहीं 1 दर्जन सर काट के फुटबॉल खेला था। पहले यूट्यूब का बड़ा वायरल वीडियो था, फिर बड़ा बवाल हुआ तो वो वीडियो हटा दिया गया। तो पाकिस्तान में ये सब बहुत ही जिसे कहना चाहिए आम बातें हैं। और रही बात ये अतीक अहमद को लेकर जो काफी चर्चा हुई, इसके बारे में मैं ज्यादा कंफर्म हूं कि ये जो अतीक अहमद करके एक आदमी दिखाया है और इसमें जिस आदमी को जोड़कर दिखाया है कि रॉ का, मुझे नहीं लगता इसमें रॉ का कोई रोल था। इसमें दिखाया है कि रॉ वाले गए और उन्होंने जाकर प्रशांत कुमार जो उस समय डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, उनसे, ये बिहार से आए थे, आईपीएस से हैं और यूपी काडर के, तो प्रशांत कुमार से जाके उन्होंने मुलाकात की और अतीक अहमद को निपटाने की बात की। अब इसमें देखिए दोनों की शक्लें काफी मिला दी प्रशांत कुमार साहब से, लेकिन प्रशांत कुमार खुद भी कहते हैं कि मेरा कोई रोल नहीं था, इस सारा रोल योगी का था, ये जो कुछ किया है योगी ने किया। और इसमें आप समझ लीजिए अतीक अहमद का जो कांड हुआ है, इसमें 3 लोगों की मोटी मोटी भूमिका है। एक तो खुद महाराज जी, जिन्होंने कहा था मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिलाकर दिखा दिया, वादा पूरा किया।
दूसरे, ये पूरा आउट एंड आउट एसटीएफ ऑपरेशन, पूरा आउट एंड आउट एसटीएफ ऑपरेशन था। आई कैन बी स्यूड फॉर दिस, एसटीएफ मुझसे नाराज हो सकती है क्योंकि कहेंगे भाई अपराधियों ने मारा, आप कह रहे हो एसटीएफ का ऑपरेशन था, पर नहीं, मुझे लगता है ये पूरा एसटीएफ, इसमें बहुत ढेर सारी बातों को मैं व्यक्तिगत, चूंकि यहाँ मेरे प्रयागराज का मामला है, कुछ बहुत ढेर सारी बातों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन इतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट बिट्रे नहीं किया जा सकता, लोगों को इस तरह धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं जो मोटी मोटी बात आ रहा हूँ, इसमें एक तो मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा योगी जी को, दूसरा अमिताभ यश को जो कि एसटीएफ के हेड थे, और तीसरा आनंद देव को, जिनको अब तक 56 माना जाता है आनंद देव, और इनको विशेष तौर से योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद की मृत्यु के 15 दिन पहले एसटीएफ में पोस्ट किया था, उसके पहले सस्पेंड चल रहे थे। तो आनंद देव भी काफी बावरिया के लिए जाने जाते हैं, और ददुआ का एनकाउंटर और ठोकिया का एनकाउंटर, हाईकोर्ट में इनके खिलाफ पीआईएल भी हुई थी। तो ये वो लोग थे, इसमें मुझे नहीं लगता कि अतीक अहमद, दूसरी बात जो अतीक अहमद का ये दिखाया है कि आईएसआई से लिंक एंड ऑल, तो पहली बात तो भारत में जो भी मुस्लिम बाहुबली खड़ा हुआ, फिर वो तस्लीमुद्दीन खड़ा हुआ हो, या शहाबुद्दीन खड़ा हुआ हो, या मुख्तार अंसारी खड़ा हुआ हो, या अतीक अहमद खड़ा हुआ, तो आईएसआई खुद ही इनको अप्रोच कर लेती है, खुद ही अप्रोच कर लेती है। लेकिन अतीक अहमद को इस इलाके में अतीक ने मोटे मोटे दो काम किए। पहली बात, वो इलाहाबाद से बाहर निकला नहीं, उसने जो कुछ किया यही किया। दूसरे, उसने जितने मारे मुस्लिम गैंगस्टर्स मारे, पहला आदमी राजू पाल मारा, उसी में निपट गया। तीसरी बात, उसको यहां पर प्रयागराज में आईएसआई की ऐसा कोई जरूरत नहीं थी, यहां उसका अपना खौफ बहुत ज्यादा था। और फाइनली इसमें जो ये डिमोनेटाइजेशन वाली बात हुई है, कि जो नकली नोट को खत्म करने के लिए सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये वो दौर था, हमारे यहाँ राजकीय मुद्रणालय है, उत्तर प्रदेश राजकीय मुद्रणालय यहीं पे प्रयागराज में है, जिसको हम अंग्रेजी में गवर्नमेंट प्रेस कहते हैं। तो गवर्नमेंट प्रेस में बहुत ढेर सारे एम्प्लॉइज हैं और बहुत ढेर सारी तनख्वाहें बढ़ती हैं। इसी तरह और भी ऑफिसेज हैं। ये उस समय की बात है जब बहुत जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स थे, उनको कैश में तनख्वाह दी जा रही थी। तो मैं इस बात का गवाह हूं कि उस जमाने में लोग नकली नोट लेकर घूम रहे थे, कि किसी तरह हम किसी ऑफिस में घुस जाएं, या किसी खजांची को मिला लें, या किसी बैंक मैनेजर को मिला लें, और इन नोटों को सर्कुलेशन में ले आए। और इसका मैं इसलिए गवाह हूं कि मेरे खुद के पास लोग आए थे और वो कह रहे थे कि 25 पैसा मतलब आपको 100 रुपए का नोट दे रहे थे, और आपको 25 रुपए में खरीद लेना था उसको, उसके बाद आप उसको 100 रुपए में चला लीजिए। तो 25% ज्यादा आप उनसे बार्गेन करें तो 20%, 15% उतर आते थे। तो ये सब चीजें मैंने अपनी आंख से देखी है, इनके बारे में छापा है, इनको बहुत डिटेल में छापा है। तो इसमें दो राय नहीं कि इतनी जबरदस्त नकली करेंसी हमारे यहाँ फ्लड कर गई थी। आज लोग कहते हैं कि, जिसको देखे वो कहता था कि डिमोनेटाइजेशन वाज वेरी बैड, लेकिन चूंकि उस समय नया नया सोशल मीडिया का दौर था, तो हमें ये लाइनें लगी हैं, वो लाइनें लगी हैं। लेकिन फिर कोविड आया, फिर तमाम चीजें आई, हमने देख लिया कि सोशल मीडिया पे चीजें कैसे प्रोजेक्ट की जाती हैं। हकीकत यह कि डिमोनेटाइजेशन इस दौर के लिए बहुत जरूरी था। पर्सनली आई बिलीव इट वाज अ फैंटास्टिक फिल्म। रणवीर सिंह बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को भारत में जासूस ढूंढने और गद्दार ढूंढना ज्यादा आसान होता है, आप भी जानते हैं क्यों। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि हमने भी रविंद्र कौशिक जैसे, एक था टाइगर, ऐसे तमाम लोगों, और ये अभी जो हाल में पकड़े गए हमारे, जिनको अभी तक हम छुड़ा नहीं पाए, तो तमाम लोगों को हमने भी बॉर्डर के उस पार भेजा और बहुत काम किया। बट एवरीथिंग सेड एंड डन, पाकिस्तान को अपना विनाश करने के लिए किसी धुरंधर की जरूरत नहीं है, वो अपना विनाश खुद ही कर रहे हैं। और बाकी जैसा मैंने कहा कि भी ईरान निपट जाने दीजिए, उसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान